हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि सर ये नॉन-फिनाइट्स ना हमें समझ नहीं आता। पता नहीं आखिर नॉन-फिनाइट्स में बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मुझे आज तक तो समझ में नहीं आया। पर ऐसा कुछ ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है ये, लेकिन हाँ, अगर नॉन-फिनाइट का नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो आप काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लिखने से मिस कर जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा मेरे साथ देखते रहना और सीखते रहना। कॉपी एंड अपना पेन लेकर बैठो, जो जो बताऊंगा सीखते जाना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। हमारा आज का हेडिंग क्या होने वाला है? नॉन-फाइनाइट्स। इसको हम नॉन-फाइनाइट वर्ब्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों एक चीज़ आप जान लो, मैं जो बताने जा रहा हूँ ना ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले जो वर्ब होता है ना, इस वर्ब को तो हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। वो कौन कौन सी कैटेगरी होगी? सबसे पहली कैटेगरी हमारी होगी फाइनाइट वर्ब की, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है बच्चों। तो फाइनाइट वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो फटाफट बताओ मुझे। एक हो गया आपका मेन वर्ब यानी मेन वर्ब्स, एंड दूसरे कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, या जिसको हम दूसरे शब्दों में एक्सुलरी वर्ब्स भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के थ्री काइंड्स होते हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आ जाएंगे आपके PIG। तो ये जानते हो PIG जान रहे हो ना? तो P फॉर पार्टिसिपल्स, I फॉर इंफिनिटिव्स एंड G फॉर जेरंड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पार्टिसिपल के फिर आते हैं फर्दर थ्री काइंड्स, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। कौन कौन से आएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर मत बोल देना, ठीक है। एंड इन्फिनिटिव्स के दो आते हैं। एक आते हैं आपके फुल इन्फिनिटिव्स और दूसरे आते हैं आपके बेयर इन्फिनिटिव्स। सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। ये हमने पूरा वंशावली बना दिया, जिसको हम लोग रेसिडेंशियल बनाने जाते तो उस समय मांगता है ना, वो हमने क्रिएट कर दिया। अब चलो कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं ताकि अच्छे से हम समझ पाएंगे आगे जाकर। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V+ING, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला होता है V+D, ED या EN, या यूँ कहें जितनी भी V3 होती हैं वो सारे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? हैविंग प्लस V3, हैविंग गॉन, हैविंग इटेन, ऐसे। फुल इन्फिनिटिव को हम कैसे शो करेंगे? 2+V1, एंड बेयर इन्फिनिटिव को कैसे शो करेंगे? V1 से। जेरंड का फॉर्मूला होता है V+ING। तो चलो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जेरंड का फॉर्मूला भी V+ING लिखा हुआ है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मूला भी V+ING लिखा हुआ है। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी माइनर सा डिफरेंस है कि जो जेरंड होते हैं ना वो एज नाउन वर्क करते हैं, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एज एडजेक्टिव वर्क करता है, एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा था नॉन फाइनाइट का, जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिटेल में बता दिया। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, अब मैं उस पे आता हूँ, ठीक है। तो जितने भी आपको डिक्शनरी में वर्ब्स दिखते हैं, जितनी भी वर्ब्स आपको डिक्शनरी में दिखती हैं, वो सारे के सारे होते हैं फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। एंड फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट के करीब होते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ना तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ना ही ये सब्जेक्ट के करीब होता है, ये सब्जेक्ट से दूर होता है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि नॉन फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन बताओ बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टेंस, ओके, सब्जेक्ट एंड टेंस। वेरी सिंपल था। इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, आप इसको एज नोट्स कॉपी कर लो।
तो आओ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट जो है ना वो किस तरीके से काम करता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है भाई, सबसे पहला चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द verb, okay, and third generally nearer to the subject, ये सब्जेक्ट के करीब होता है, ठीक है। इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका नॉन फाइनाइट में, सबसे पहला डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। एंड लास्ट हो जाएगा आपका फार फ्रॉम द सब्जेक्ट। ये लग रहा है इंक इसमें चल नहीं रहा है, क्या बात है भाई, इंक क्यों नहीं चल रहा है। ओके चलो, आई होप कि आपको यहाँ तक तो दिख रहा होगा। तो मैं एक एक करके एग्जांपल ले लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं रखता हूँ, आई ईट अ मैंगो, एकदम मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया आपके सामने, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पूछूँ कि इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, तो चलो एक और एग्जाम्पल देकर हम इसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आई की जगह पर ही रख दूँ तो ये ईट का क्या बन जाएगा, ईट्स अ मैंगो, ठीक है। अगर ही की जगह पर अगर मैं फिर से दे रख दूं तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ईट मैंगोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ईट है, ये ईट क्या हो रहा है, एज सब्जेक्ट चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे देखो ईट का यहाँ पे फॉर्म जो है वो ही के अनुसार चेंज हो गया, यहाँ पे ईट का फॉर्म आई के अनुसार चेंज हो गया, और यहाँ पे ईट का फॉर्म दे के अनुसार चेंज हो गया। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इट जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। जैसे हमने सब्जेक्ट को चेंज किया वैसे ही ये चेंज हो गया, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सी गोज टू रांची, ठीक है, सी गोज टू रांची। इसी में अगर हम इस टेंस को चेंज करें, अगर इसको हम सिंपल पास्ट टेंस ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सी वेंट टू रांची। तो बच्चों आप देख रहे हो कैसे ये गोज जो था वो गोज ने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया, अपने फॉर्म को ही बदल लिया, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे हमने टेंस को बदला ये अपना फॉर्म बदल लिया। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि सी इज गोइंग टू रांची, ठीक है, सी इज गोइंग टू रांची। अब यहाँ पे देखो गो का फॉर्म जो है वो इज गोइंग बन गया। तो ऐसे ही कोई भी अगर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है या चेंज होता है तो वहाँ पे आपका वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये सब्जेक्ट के बगल में है, ये भी सब्जेक्ट के जस्ट करीब है, ये भी सब्जेक्ट के बगल में, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के जस्ट बगल में है, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब आखिर कैसे चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर मुझे बोलना है आई लव टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है, आई लव टू ईट मैंगोज, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया, ही कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, ही लव्स टू ईट मैंगोज। इन द सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पे दे कर दूं तो दे लव टू ईट मैंगोज, ठीक है बच्चों। चलो अगर मैं इस टेंस को ही चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा, दे लव्ड टू ईट मैंगोज, ठीक है। अब देख पा रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ब है जो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, वो है लव, ठीक है। देखो लव का फॉर्म जो है वो चेंज होते जा रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, लेकिन इसमें यहाँ पे ये आपको टू इट जो दिख रहा है, टू ईट टू ईट टू ईट एंड टू ईट, क्या ये टू ईट इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला, आई था तो भी टू ईट लगा, ठीक है, ही था तो भी टू इट लगा, दे था तो भी टू इट लगा, टेंस को हमने चेंज कर दिया तो भी टू इट ही रहा, ये चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो आई लाइक स्विमिंग,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर टेंस को चेंज कर दूँ, पास्ट कर दूँ, आई लाइक्ड, तो भी ये स्विमिंग का स्विमिंग ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा कहलाएगा नॉन फिनाइट। ठीक है, तो नॉन फिनाइट ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, नॉन फिनाइट ना ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो नॉन फिनाइट इतने दूर में है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इतने दूर में। तो जनरली ये सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नहीं होता, सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर होता है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन नॉन फिनाइट का। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में मैं जितना ज़्यादा चीज़ कवर कर सकूँ। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर नॉन फिनाइट के काइंड्स में सबसे पहला काइंड इन्फिनिटिव के क्या क्या यूजेस हैं और इन्फिनिटिव हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं। सो फटाक से चलते हैं आगे। आप सभी का इन्फिनिटिव्स की दुनिया में स्वागत है। तो इन्फिनिटिव्स जो होते हैं उनका बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो 2 + V1 होता है एंड V1 होता है। तो यहाँ पे आप देख लो मैंने क्या लिखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, द 2 + V1 फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड फुल इन्फिनिटिव। जब भी आप कोई भी 2 + V1 फॉर्म देखो, चाहे तो वो आपका हो सकता है टू गो, टू कम, टू स्लीप, टू डांस, टू ईट, टू स्लीप, कुछ भी लगा दो आप, वहाँ पे वो आपका फुल इन्फिनिटिव हो जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको मैंने सिखाने के लिए ना, डीपली सिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 टर्म्स लिए। आई होप इसको देखने के बाद आप काफ़ी हद तक इन्फिनिटिव्स को अपने रूह में उतार लोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो 2 + V1 कहने का मतलब ही हो जाता है ना या के लिए, नहीं समझे? जैसे कि अगर मुझे कहना है जाना या कहना हो जाने के लिए, तब हम लिखेंगे टू गो। अगर मुझे कहना हो खाना या खाने के लिए तो ईट, सोना या सोने के लिए टू स्लीप। पता है कई बार बच्चे नहीं, अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि बच्चों आप बताओ कि देखना का इंग्लिश क्या होता है, तो पता है आप क्या कहोगे, सी, जबकि आप गलत हो। देखना का इंग्लिश सी नहीं होता, देखना का इंग्लिश होता है टू सी। ठीक है, तो सी का मतलब क्या होता है सर? सी का मतलब होता है देखता है या देखती है या देखते हैं। ठीक है, देखती है तो हो ही नहीं सकता, देखता हूँ या देखते हैं होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बोल रहा हूँ कि जाना का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, तो आप क्या कहोगे, गो, तो गलत, तब आपको कहना पड़ेगा टू गो। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा जाना, खाना, पीना, सोना, नाचना, कुछ भी अगर आपका हो जाए तो वहां पे आप 2 + V1 लगाओगे। ठीक है, तो सर गो का मतलब क्या हो गया? गो का मतलब होता है जाते हैं या जाता हूं, ऐसे करके। अगर आपको कहना हो कि सोना, तो सोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू स्लीप। तो स्लीप मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ? स्लीप का मतलब हो जाएगा सोता हूं या सोते हैं। ठीक है ना? तो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जब भी आपके माइंड में कोई भी ऐसा वर्ड आए, जाना, खाना, पीना, या जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तब आप वहां पे 2 + V1 लगा दोगे, जो कि एक इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल मैंने इसको कैसे लिखा है। वह यहाँ पढ़ने के लिए आता है, तो पढ़ने के लिए का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू रीड। तो चलो सेंटेंस में यूज करते हैं, ही कम्स हेयर टू रीड। समझ आई ना बात? चलो अब हम लोग कुछ यूजेस देख लेते हैं कि इन्फिनिटिव का यूज कैसे होता है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने ली हुई है। तो एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक सब्जेक्ट के जैसा इन्फिनिटिव का यूज होता है। जैसे कि देखो, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। बोलोगे सर ये सब्जेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि कोई भी वर्ब से पहले आने वाले को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो इज, ठीक है, तो ये सब आपका इसके पहले ही आपका 2 + V1 आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा। टू गो देयर इज रिस्की, वहां जाना रिस्की है। टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स इज पेनफुल, उसके गाने सुनना पेनफुल है। तो यहाँ पे लिसन के बाद मैंने टू इसीलिए लगाया क्योंकि लिसन एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ टू लेता है जब भी इसके बाद कोई नाउन या प्रनाउन आता है। तो यहाँ पे नाउन आया है, इसलिए ये इसके साथ टू लिया है। ठीक है ना बच्चों? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। तो एक इन्फिनिटिव एक ऑब्जेक्ट के ऐसा कैसे काम करता है, डेट मीन्स वो किसी वर्ब के बाद आएगा, मेन वर्ब के बाद आएगा। आई लाइक टू डांस, तो देखो टू डांस, मुझे क्या पसंद है, मुझे नाचना पसंद है। देखो नाचना, ठीक है। आगे, ही वॉन्ट्स टू लिव हेयर, वो यहाँ रहना चाहता है, तो वो क्या चाहता है, यहाँ रहना चाहता है, रहना। आगे चलते हैं। वी लव टू सिंग सॉन्ग्स, हम लोग सॉन्ग सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। तो बच्चों लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लव का मतलब होता है बहुत पसंद करना, काफ़ी पसंद करना।
तो वी लव टू सिंग सॉन्ग्स, हमें गाना गाना बहुत पसंद है। तो इस तरीके से हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। आगे देखते हैं, आफ्टर द प्रीपोजिशन अबाउट। तो अगर आपको सेंटेंस में अबाउट का यूज करना है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, टू प्लस V1। कैसे यूज करोगे देखते हैं, ही वॉज अबाउट टू लीव, वह निकलने ही वाला था। आगे, आई वॉज अबाउट टू कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ने ही वाला था। द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट, बस खुलने ही वाली थी। इस तरह से भी हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। एक छोटा सा और यूज हो जाएगा एज अ कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जैसे कि ही कम्स हेयर, यहाँ पे देखो बीच में आ गया हेयर, ये वर्ब है। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम टू रीड लिखें। अगर हम यहाँ से इसको हटा भी देते हैं तो भी सेंटेंस हमारा पूरा होता, ही कम्स हेयर, वो यहाँ पे आता है। लेकिन कुछ और बताने के लिए, कुछ और ऐड करने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों कि अब फुल इन्फिनेटिव आपका क्लियर हो गया है। तो चलो फटाफट हम लोग देखते हैं कि अब हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज किस तरीके से करते हैं। अगर नोट्स उतारना है तो फटाफट आप इसको ले लो। बच्चों एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, इसको जरा गौर से समझना और देखना। कभी भी हम ना एंड के आगे और एंड के पीछे 2 + V1 2 + V1 ऐसे नहीं लिखते। जैसे कि अगर दो काम हो, वह यहाँ पढ़ने और खाने के लिए आता है, हम ऐसा बोल सकते थे, वो यहाँ पढ़ने के लिए और खाने के लिए आता है। तो मैंने उसको एक जैसा लिखा, वो यहाँ पढ़ने और खाने के लिए आता है। तो क्या हो जाएगा, ही कम्स हेयर टू रीड एंड ईट। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने रूल लिखे हुए हैं, इस रूल को आप अच्छे से ध्यान से दिमाग में उतार लेना कि 2 + V1 एंड 2 + V1 नहीं होता है, 2 + V1 एंड V1 होता है। दैट मीन्स कि अगर आप इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हो तो एंड से पहले वाला इन्फिनेटिव होगा और दूसरा वाला बेयर इन्फिनेटिव होगा, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपने नोट्स क्लियर कर लिया होगा। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों बेयर इन्फिनेटिव आखिर होता क्या है। जब भी हम इन्फिनेटिव में से 2 को हटा देते हैं ना, तो जो बच जाता है वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, इन्फिनेटिव्स विदाउट 2 आर कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव्स। जैसे कि अगर हम टू गो बोलते थे तो उसमें से 2 को आप रिमूव कर दो तो क्या बच गया, गो। 2 विप से 2 हटा दो, विप, स्लीप, etc। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे ना इन बेयर इन्फिनेटिव्स में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछो मत। दैट मीन्स कि आप हर एक V1 को बेयर इन्फिनेटिव समझ के मत बैठ जाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट दे दिया है कि इफ देयर इज सब्जेक्ट बिफोर अ V1 इट इज नॉट अ बेयर इन्फिनेटिव, इट इज अ फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब अगर आपको कोई भी सेंटेंस में V1 दिख रहा है और आप सोच रहे हो कि वो बेयर इन्फिनेटिव है, तो ऐसा नहीं है। आप देखो कि क्या उसके पहले सब्जेक्ट आया है। अगर सब्जेक्ट आया है तो वो बेयर इन्फिनेटिव नहीं है बच्चों, वो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। सेकंड मैंने क्या लिखा है, इफ देयर इज नो सब्जेक्ट बिफोर अ V1 इट इज अ बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है, माइक नीचे हो गया था, ओए भाई ऊपर आ जा। तो अगर आपका V1 से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आया है तभी आपका वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा, नहीं तो वो फाइनाइट वर्ब हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि देखो, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। तो यहाँ पे जो गो है, तो ये गो से पहले आपका सब्जेक्ट आया है। लेकिन अगर आप सोचोगे ये गो है बेयर इन्फिनेटिव, जैसे कि सर आपने यहाँ पे गो लिखा था, तो हम भी इस गो को बेयर इन्फिनेटिव क्यों ना समझे। इसलिए नहीं समझोगे क्योंकि इसके पहले सब्जेक्ट आया है, तो ये फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है। आगे चलते दूसरा, आई मेड हिम गो। तो अब यहाँ गो है और यहाँ सब्जेक्ट है, तो भाई इतना दूर है, इतना दूर है। तो जब इतना दूर है तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा, तब तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब नहीं कहलाएगा। ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दे डांस। तो अब यहाँ पे देखो, डांस के पहले ही हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है। तो जब हमारा सब्जेक्ट पहले ही आ गया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो नॉन फाइनाइट है, क्योंकि नॉन फाइनाइट से पहले तो सब्जेक्ट आता ही नहीं है ना। तो नॉन फाइनाइट से थोड़ा पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन जस्ट पहले नहीं आता। तो यहाँ पे देखो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यही सेंटेंस को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँ, आई सॉ देम डांस, मैंने उनको नाचते हुए देखा, तो यहाँ पे डांस जो है वो यहाँ है और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, तो काफ़ी दूर है, तो ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है ना बच्चों। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलो हम लोग कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं ऐसी वीडियो भी आपके लिए ला के दूंगा कि इन्फिनेटिव से ही हम लोग कितने तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाकर हम अपने लेवल को और हाई बना सकते हैं। तो आप बने रहना
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक जरूर लाइक कर देना, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 1. ऑल द मॉडल्स टेक बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर देम। जितने भी मैं मॉडल्स की बात करूं, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे, शैल, शुड, विल, वुड, कुछ भी ले लो, सबके बाद हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे कि ही विल कम हेयर, वो यहाँ आएगा, लेकिन इसके जगह पर अगर हम ये लिख दिए ही विल टू कम हेयर, भाई गलत। नेक्स्ट, सी मस्ट लीव नाउ, वेरी सिंपल, मस्ट के बाद देखो V1 आया है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लिख दें सी मस्ट टू लीव नाउ, तब ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। थर्ड, रहीम शुड रिस्पेक्ट हिज ब्रदर, तो यहाँ पे मैंने शुड के बाद रिस्पेक्ट लगाया है, V1 है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बोला गया है नोट में कि बेयर इन्फिनेटिव इज नॉट यूज्ड विद नीड एंड डेयर व्हेन दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब। जब नीड एंड डेयर मेन वर्ब कैसे काम करते हैं तो उस समय हम लोग बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगाते हैं। नॉर्मली जो मॉडल्स होते हैं वो सारे के सारे मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे एक्सुलरी वर्ब्स। लेकिन जब एक ये नीड एंड डेयर, इन दोनों को हम लोग सेमी मॉडल्स कहते हैं। सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि नीड एंड डेयर कभी मेन वर्ब कैसा काम करेगा तो कभी हेल्पिंग वर्ब कैसा काम करेगा, तो इसीलिए तो जब ये हेल्पिंग वर्ब कैसा काम करेगा तब तो मॉडल्स बन गया, और जब मॉडल्स बन गया तो इसके बाद V1 आएगा। लेकिन अगर ये मेन वर्ब कैसा काम करेगा तो इसके बाद हमको 2 + V1 लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका बड़ा भाई, बेयर इन्फिनेटिव का बड़ा भाई, फुल इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जैसे कि देखो, ही नीड्स टू क्वालिफाई दिस टेस्ट, ही नीड्स, क्या कभी आपने देखा है कि मॉडल में ए सर यस लगते हुए आई कैंस, वी कुड्स, कभी देखा आपने, नहीं ना, लेकिन यहाँ पे लगा है, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो ही नीड्स टू क्वालिफाई दिस टेस्ट, उसको इस टेस्ट को क्वालिफाई करने की जरूरत है, तब यहाँ पे मैंने टू क्वालिफाई लगाया है। आगे चलते हैं। आई डेयर टू अपोज माई एल्डर ब्रदर, मेरे में इतनी साहस है कि मैं अपने एल्डर ब्रदर को अपोज कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो डेयर जो है वो हमारा मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे टू अपोज आया, वरना सिर्फ अपोज आता, ठीक है। तो बच्चों सेकेंड रूल हमारा क्या है बेयर इन्फिनेटिव का, कि वर्ब्स लाइक सी, हियर, फील, फाइंड, मेक एंड लेट, फाइंड यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, मेक एंड लेट टेक बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे आपको जैसे सी दिख गया, हियर दिख गया, फील, मेक एंड लेट, ये सारे वर्ब्स अगर आपको दिख गए तो इनके साथ आप क्या करोगे, हमेशा V1 का यूज करोगे। जैसे कि मैंने उसे रुलाया, आई मेड हिम गो, इसका मतलब हो गया मैंने उसे भेजा, मैंने उसे भिजवाया, ठीक है। नेक्स्ट, सी सॉ मी विप, सी सॉ मी विप, उसने मुझे रोते हुए देखा। आई फेल्ट द अर्थ शेक, मैंने धरती को हिलते हुए महसूस किया। लेट हिम डू दिस वर्क, उसको इस काम को करने दो। तो आप देख सकते हो लेट के साथ डू आया है, फेल्ट के साथ शेक आया है, सॉ के साथ वीप आया है, मेड के साथ गो आया है। वैसे ही आई हर्ड यू से सो, मैंने तुम्हें ऐसा कहते हुए सुना, मैंने तुम्हें ऐसा कहते हुए सुना। देखो हियर का V2 लगा दिया हमने, तो यहाँ पे हमको सॉरी सो पे कर दिया, यहाँ पे से सो, ठीक है ना बच्चों। चलो इसमें भी एक नोट है कि जब सी, मेक और हियर का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं तब वो अपने साथ फुल इन्फिनेटिव लेता है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि आई मेक हिम गो, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ही वॉज मेड, तब वहां पे हम क्या लगा देंगे 2 + V1। तो चलो देखते हैं। आई वॉज सीन टू गो देयर, मुझे वहां जाते देखा गया। ही वॉज मेड टू क्राई, उसे रुलाया गया। दे वर हर्ड टू से सो, उन लोगों को ऐसा कहते सुना गया। तो देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस लगा है तो 2 + V1 लगा रहे हैं, पैसिव वॉइस लगा है 2 + V1, पैसिव वॉइस लगा है 2 + V1, लेकिन यहाँ पे एक्टिव वॉइस था, टेंस था, नॉर्मली था, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ V1 लगाया। तो आई होप बच्चों कि अभी तक ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। इसके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आई होप कि पार्ट 2 में ही मैं आपके जेरंड एंड पार्टिसिपल को कंप्लीट कर दूं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मैं ज़रूर कर दूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसे ही चैनल को अपना प्यार देते रहना। मिलता हूँ अगले वीडियो में जेरंड एंड पार्टिसिपल के साथ, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रखना, स्टे ट्यून रहना एंड वही लास्ट वाला अपना प्यारा सा डायलॉग, meet you in the next video. Till then everyone, take care, be safe, keep learning and keep watching
बेसमाडी।